दोस्तों, ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक के फील्ड पे काम नहीं करते हैं तो भी आप देख लीजिए, हो सकता है ये जानकारी आपको कभी न कभी काम देगी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड एक बेसिक नॉलेज देने वाला हूँ। एक नहीं बल्कि कई सारा नॉलेज रहेगा और भी कुछ ट्रांसफॉर्मर में आपको प्राइमरी सेकेंडरी का भी बताऊँगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल आप लोगों से, हमारी वीडियो की क्वालिटी कैसी आ रही है ज़रूर बताना, क्योंकि आज से मैं कैमरा को थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया हूँ। नए वाले मोबाइल से मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ, बताना ज़रूर कमेंट करके, आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, जो ट्रांसफॉर्मर मैं बताने वाला हूँ वो एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ 12012 का। 12012 का अच्छा, 12012 का इस्तेमाल किन किन जगहों पर किया जाता है, कमेंट करके सबसे पहले आप बताओ। उसके बाद मैं बताता हूँ कि आप किस किस जगह पे इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो ट्रांसफॉर्मर है वो एक नहीं बल्कि तीन काम करता है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है तो वीडियो छोड़ सकते हैं, जिन्हें नहीं पता है उनके लिए मैं अब ज़बरदस्त जानकारी देने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ये जो ट्रांसफॉर्मर है ये है 12012 का। ये होता है होम थिएटर या फिर ट्रांजिस्टर वाले एम्पलीफायर पे इस्तेमाल। एग्जाम्पल के लिए 2030, 2050 ऐसी वाला होम थिएटर, 37, 73, 30, 55 वाला एम्पलीफायर है। तो इन जगहों पर 12012, 18018 की ज़रूरत पड़ती है, मतलब जीरो डुअल वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर की ज़रूरत पड़ती है। ये ट्रांसफॉर्मर इन्वर्टर में भी इस्तेमाल होता है। हालांकि ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, लेकिन इसको स्टेप अप के लिए भी इस्तेमाल करा जाता है। लेकिन इसके अलावा आप इनको दो जगह पे और इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1 मैंने आपको बता दिया, होम थिएटर या फिर 30, 55 या फिर 37, 73। नंबर 2 24 वोल्ट। अगर आपको 24 वोल्ट की जरूरत पड़ती है ना, तो आपको 12012 वाला ही लेना चाहिए। ये आपको 24 वोल्ट भी देता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको 12 वोल्ट भी चाहिए तो भी ये 12 वोल्ट प्रदान करता है। ये तीन जगह पे काम आता है, 12012 पे, 12 वोल्ट पे, और तीसरा है ये जो है 24 वोल्ट वाली जगह पे। इसके 3 काम हैं। अभी आपको प्राइमरी सेकेंडरी चेक करना भी बताऊंगा, उससे और भी चीज़ें बताता हूँ। अगर आपको 18 वोल्ट या फिर आपको कितना भी चाहिए तो आप इसमें रेगुलेटर लगा के अपने हिसाब से आउटपुट करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैक्सिमम 24 वोल्ट, मिनिमम 2, 3, 5, 6 वोल्ट आप रेगुलेटर से बना सकते हैं। एक ट्रांसफॉर्मर के कई सारे वोल्टेज आउटपुट करने के काम होते हैं। तो यहाँ पर चलिए आपको कुछ लाइव टेस्टिंग करवाता हूँ। अभी आपको मैं प्राइमरी और सेकेंडरी चेक करना भी बता दूंगा, ठीक है। तो अगर आए हैं तो कुछ सीख कर ही जाएं, जिन्हें नहीं पता उनके लिए बेहतर रहेगी वीडियो। इसको मैंने ऑन कर लिया है। चलिए, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक का ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आपको थोड़ा सा सावधानी से काम करना होगा। और इतना बता दूं कि ये इनमें जो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होते हैं 12018, मतलब कम वोल्टेज के, उन पे है ना करंट नहीं लगता है, ठीक है। जीभ लगाओगे तो लगेगा, वैसे हाथ पे करंट नहीं लगता है। और ये ट्रांसफॉर्मर एसी इनपुट होता है और एसी ही आउटपुट होता है। काफ़ी लोग पूछ रहे थे तो उनका आंसर यहाँ पर दे दिया। इसमें एसी इनपुट होता है, यानी कि अल्टरनेट करंट जो आपके घर पे आता है, जिस पे करंट लगता है ना, वो बस ट्रांसफॉर्मर का इतना काम है उस एसी वोल्टेज को स्टेप डाउन करके एसी ही देना। बाकी इसको डीसी बनाने का काम ये रेक्टिफायर और ये कैपेसिटर करते हैं। रेक्टिफायर कई तरीके के होते हैं, वीडियो देख लेना। खासकर मेरा आज का वीडियो ट्रांसफॉर्मर पे ऐसा भी वीडियो सजेस्ट करूंगा। तो इसकी वोल्टेज को हम एसी पे रख के सेट करेंगे। अगर आपके पास येलो मल्टीमीटर है तो उसको आपको एसी पे रखना चाहिए, एसी 200 पे। अब यहाँ पर देखिए, ये जो बीच का वायर होता है वो होता है 0 का, जिस पे आप ये नेगेटिव रख लीजिए। वैसे नेगेटिव पॉजिटिव इस पे नहीं चलता क्योंकि हमने एसी यहाँ पर चेक करना रहता है, ठीक है। तो बीच वाली वायर पे आपने यहाँ पर इसको रखना पड़ेगा, किसी भी एक प्रोब को, और इसकी एक तरफ की वायर पे आपने इसको रखना पड़ेगा। तो ये है हमारा 12 वोल्ट का। हालांकि यहाँ पर 11 से 6 दिखा रहा है, बट ये है 12 वोल्ट का। लोकल ट्रांसफॉर्मर में 5 एम्पियर 6 एम्पियर लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन ये उतने नहीं होते हैं। आप ध्यान से, एम्पियर की बात हम बाद में करेंगे, हम सिर्फ अभी वोल्टेज की बात कर रहे हैं। तो ये है 12 वोल्ट एक साइड दे रहा है। अगर आपको 12 वोल्ट चाहिए तो इन दोनों वायर से आप 12 वोल्ट ले सकते हैं, ठीक है। 0-12 इस पर आप एक रेक्टिफायर लगा के, देखिए यहाँ पर आप इसमें एक रेक्टिफायर लगा के इसको 12 वोल्ट बना सकते हैं। अगर आपको 12-0-12 चाहिए तो यहाँ पर बीच से आपको, ये देखिए बीच से आपको 0 मिल जाएगा। ये रहा आपका 12 का, ये रहा आपका 12 का। तो होम थिएटर पे 12-0-12 की ज़रूरत क्यों पड़ती है वो भी बताऊंगा।
और यहाँ पर अगर इसको 24 वोल्ट बनाना है, बीच की वायर हटा दो, बीच की वायर हटा दो, जीरो की हटा दो, इन दोनों पे लगा लो, ये बन गया भाई 24 वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर। हालांकि यहाँ पर 11/7 मिल रहा था तो उस हिसाब से कैलकुलेट करके 23/9 दिखा रहा है, बट है ये 24 वोल्ट का, अब बन गया है 24 वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर। तो आप इससे 24 वोल्ट ले सकते हो, 12 वोल्ट ले सकते हो, 12 ले सकते हो। तो ये 3 काम पे आता है, ठीक है। ये सिर्फ एसी प्रदान करता है, डीसी बनाने के लिए इस रेक्टिफायर का इस्तेमाल करा जाता है। इस मतलब 4 डायोड का या फिर आप किसी भी रेक्टिफायर के, सिर्फ यहाँ पर रेक्टिफायर की बात हो, रेक्टिफायर के लिए हमने वीडियो बनाई है। तो देख लो एक ट्रांसफार्मर कितने काम पे आता है। अगर आप इसमें रेगुलेटर लगा देते हो, डीसी बना के रेगुलेटर लगा देते हो, तो रेगुलेटर लगा के आप कितना भी वोल्ट आउटपुट करवा सकते हो। तो एक ट्रांसफार्मर कई सारा काम कर सकता है। चलिए इसको ऑफ करता हूँ। इस जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। अब हम इसके प्राइमरी और सेकेंडरी की बात करेंगे। ये तो 12/0/12 का है। अगर एक 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर सिर्फ एक ही काम कर सकता है, वो 12 वोल्ट प्रदान कर सकता है, न तो वो 24 वोल्ट करेगा न 12/0/12 करेगा। ये जो ट्रांसफार्मर होता है ये बहुत ही, भले 18/0/18 का भी हो, तो ये जो होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा यूज में आने वाले ट्रांसफार्मर होते हैं। इनका जो काम होता है ना, आपको मैंने बताया था एक नहीं बल्कि 3 काम होते हैं, है ना। ये शायद आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा, पता भी होगा शायद, लेकिन ध्यान में ये सब चीज़ें ना नहीं आती हैं। आई होप कि अब आ जाएंगी आपको ध्यान पे। अब इस पे हमने प्राइमरी या सेकेंडरी में पता करना है। जैसे कि काफ़ी बार क्या होता है, कुछ लोकल ट्रांसफार्मर है, वायरिंग का पता नहीं चल पाता है। इसमें इनपुट में भी पतली वायर दे देते हैं, आउटपुट में भी पतली वायर दे देते हैं। सपोज कीजिए ये सिर्फ 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर होता और इसमें सिर्फ 2 ही वायर आउटपुट में होती 12/0 की, तो हम कैसे पता करते हैं यार इनपुट कहाँ पर देना आउटपुट का, कि इसमें तो लिखा ही नहीं रहता है, वायरिंग का तो कुछ लिखा ही नहीं किसमें इनपुट। तो सिंपल सी बात है, घबराइए मत। यहाँ पर आपने करना क्या है, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी की मोड पे रख लेना है, कंटिन्यूटी की रेंज या फिर मोड पे रख लेना है। वैसे आप इसको रजिस्टर मोड पे भी रख सकते हो इसका, क्योंकि इसका हमने रजिस्टेंस चेक करना रहता है, तो कंटिन्यूटी मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा, क्योंकि वहाँ पर इंडिकेटर से हमें पता चल जाएगा बजर से। तो पहले तो आप एक साइड की 2 वायर पे इस तरीके से अटैच करेंगे और वहाँ की रीडिंग आपको याद कर लेनी कि कितनी रीडिंग आ रही है। इसमें आ रही है 120 रीडिंग, ये आपने याद कर लेनी है। अब आपने इस तरफ की रीडिंग चेक करनी है। अगर 2 वायर वाला है तो इस तरफ की, वैसे तो 3 वायर पे पता चल जाता है कि आउटपुट ये है। अगर 2 वायर 12/0 या फिर 18/0 या फिर 9/0 का हो तो आपने दूसरी तरफ भी 2 वायरों में इस तरीके से रखना है। जैसे रखोगे तो वहाँ पर आपको फुल्ली कंटिन्यूटी बीप सुनाई देगी। यहाँ पर भी काफ़ी लोगों को भ्रम होता है कि कंटिन्यूटी बीप आ रही, कहीं ये शॉर्ट तो नहीं हो गया, कहीं ये शॉर्ट तो नहीं हो गया। ऐसे लोगों को भ्रम आता है, जिनके मन में भ्रम रहता है उनके लिए भी यहाँ पर सॉल्यूशन मिल गया। असल में शॉर्ट नहीं होता, इसका भी एक रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो है सेकेंडरी सेक्शन में हमेशा कंटिन्यूटी बीप आती है और प्राइमरी सेक्शन में आपको ज़्यादा रीडिंग आती है। प्राइमरी सेक्शन यानी कि हमने यहाँ से 220 वोल्ट देना है, जहाँ पर ज़्यादा रीडिंग आपको मिले वहाँ पर आपने 220 वोल्ट एंटर करना होता है। और यहाँ पर आपको इनपुट यानी कि यहाँ पर आपको डीसी रेक्टिफायर को जोड़ना रहता है, ठीक है। ये आपका आउटपुट यानी कि सेकेंडरी हो गया, ये आपका इनपुट यानी कि प्राइमरी हो गया, ठीक है। बिल्कुल कन्फ्यूजन। अब इसमें आउटपुट में जब भी चेक करते हो तो आपको बजर मोड में बीप ही मिलेगी। काफ़ी लोग शॉर्टिंग समझते हैं, शॉर्टिंग नहीं होता है। असल में ट्रांसफार्मर में कॉइल को लपेटा जाता है, ठीक है। कॉइल को लपेटा जाता है और वो जो कॉइल है ना, आप कॉइल भाई कितना भी वो कर लो, उसका हमेशा रेजिस्टेंस आपको कम ही मिलेगा। आप मोटर पे भी चेक करोगे तो उसका भी रेजिस्टेंस आपको कम ही मिलेगा। असल में कॉइल को इस तरीके से लपेटा क्यों होता है, देखिए ये देखिए इसमें लपेटा हुआ है ना। तो होता क्या है कि यहाँ पर जो आपकी एसी वोल्टेज होती है उसके अंदर ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। जैसे इसमें एसी एंटर करती है तो वहाँ पर वो कॉइल एक्टिवेट हो जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है। और क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होने के बाद वो कॉइल जो है चार्ज हो जाती है, मैग्नेट बनता है उसके अंदर। तो मैग्नेट बनने के बाद कोई इसमें शॉर्टिंग नहीं आती है। ये जो ट्रांसफार्मर के अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। असल में मेरे पास यहाँ पर कोई पेपर वगैरह अभी तो है नहीं, चलिए मैं करता हूँ मैनेज। चलिए एक पेपर मिल गया मुझे। असल में इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का होता है। जो डायग्राम बनाया जाता है ना, वो इस तरीके का बनाया जाता है। अगर आपको इमेज थोड़ा सा बेकार लगे तो माफ़ी चाहता हूँ, मेरी जो आर्ट है ना उतनी भी अच्छी नहीं है। तो ये इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर
इसमें 220 वोल्ट दी जाती है इन दोनों पे। एसी में प्लस माइनस नहीं होता है, एसी में लाइव और न्यूट्रल होता है, और यहाँ से आपकी लाइव और न्यूट्रल ही निकलेगी। ये भी एसी फॉर्म पे ही होती है, याद रखो एसी होती है। जब इसको डीसी बनाए तो प्लस माइनस होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से 220 वोल्ट दोगे, यहाँ से 12 वोल्ट आउटपुट होएगी अगर ये 12 0 का है तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर एसी गई, ये घूमी, ये यहाँ से न्यूट्रल या फिर लाइव जो भी है इस तरीके से गया और ये घूमा, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ये इसमें सबसे बड़ा रोल इसके अंदर जो ये पत्तियाँ लगी रहती है ना, ई शेप में, आई शेप में, ये जो होता है इनका सबसे बड़ा रोल रहता है। इसी में लपेटने का कारण ये जो है मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। जब तक ये पत्तियाँ नहीं रहेंगी तब तक ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगा। तो वो जो है वो पत्तियाँ जो है सबसे बड़ा रोल ट्रांसफार्मर में निभाती है। उनको क्या कहते हैं, चलिए आपसे सवाल पूछता हूँ आज मैं, इसका आप आंसर दे देना। जो सही कमेंट करेगा उसकी कमेंट को मैं पिन कर दूँगा। ये जो पत्तियाँ होती हैं उनको क्या बोला जाता है भाई, गूगल कोई नहीं करेगा, इन पत्तियों को क्या कहते हैं आप बताना, जिनको जानकारी है वो बताना। वैसे जानकारी काफ़ी लोगों को होगी लेकिन कमेंट कर सकते हैं आप। तो वो जो पत्तियाँ होती हैं उनका सबसे बड़ा रोल रहता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से इस तरीके से बिल्कुल सेपरेट होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी बिल्कुल अलग अलग होती है, वो आपस में अटैच नहीं होती। आपको लगता होगा कि प्राइमरी से एक वायर गई सेकेंडरी पे अटैच हुई, और यहाँ पर इस तरीके से, ऐसा नहीं होता है। बीच में क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। क्या होता है यहाँ पर, ये जो है इसको ट्रांसफ़र करता है। प्राइमरी कॉइल यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग आपके सेकेंडरी को इलेक्ट्रिसिटी एक मैग्नेटिक फील्ड बना के ट्रांसफ़र करती है, जिसे आप एक नॉर्मल लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्मर भी कहा जाता है। बिल्कुल ट्रांसफॉर्म किया जाता है उस चीज़ को, यानी कि उस इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफॉर्म किया जाता है। और इस जो वाइंडिंग होती है सेकेंडरी में, इसके जो टर्न होते हैं ये आपके वोल्टेज को डिसाइड करते हैं। टर्न के हिसाब से ही वोल्टेज आउटपुट कराई जाती है। तो इस तरीके से हाई वोल्टेज को मैग्नेटिक फील्ड द्वारा जो है स्टेप डाउन करके आउटपुट कराया जाता है। कुछ चीज़ें हैं जो अभी मेरे ज़ुबान पे नहीं आ पा रही है, वरना ऐसे बेहतर तरीके से आपको बताता, शायद आपको ऐसे कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर कवर करी हैं। जो चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाह रहा था उस पर तो मैंने इस टॉपिक पूरा कवर किया, कुछ भी और चीज़ें भी मैंने आपको बताई हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और जो कैमरा क्वालिटी है उस पर ज़रूर आप बताना। हालाँकि जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, वो थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी में देखें, तब आपको बेहतर लगेगा। अगर आप बहुत कम या फिर लो क्वालिटी में देखेंगे तो आपको वीडियो की क्वालिटी कुछ खास नहीं नजर आएगी। बाकी वीडियो के लिए एक लाइक और प्यारा सा कमेंट करना, सब्सक्राइब करना न करना वो आपके हाथ में है, बाकी ध्यान देना तो हमारे हाथ में। चलिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त